नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो छात्रों, आज 27 नवंबर 2024 को द्वितीय पाली में जो 9th का मासिक परीक्षा या कह लीजिए द्वितीय सावधिक परीक्षा जो नवंबर मास की हुई है, आप लोगों का कैसा पेपर रहा, आप लोगों ने कैसा किया, आइए देखते हैं, संपूर्ण पेपर का अध्ययन करते हैं। तो आइए, यह पेपर 1 घंटा 30 मिनट का था, जिसमें 50 प्रश्न थे। प्रश्न इसमें 2 खंड हैं। खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहले, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही पर आपको चुनना है और आपने OMR शीट पर नीला या काला बॉल पेन से उसे चिन्हित करना था, जिसमें से आपको सिर्फ 25 करना था। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, नगरवासी प्राचीन काल में कहाँ रहते थे। तो जो यह प्रश्न है, यह जो प्रश्न है आपका पाठ है ग्राम्य जीवन, वहाँ से पूछा गया है। तो प्राचीन काल में जो लोग थे, यानी प्राचीन नगरवासी जो प्राचीन काल में कहाँ रहते थे, तो प्राचीन काल में वो सब गाँव में रहते थे। प्रश्न नंबर 2 है, नगर की रचना किससे हुई है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नगर की रचना किससे हुई है। तो नगर की रचना है जो कृत्रिम है, अर्थात मानव निर्मित है, और वहीं पर जो गांव की रचना होती है वह प्राकृतिक होती है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारतवर्ष कैसा देश है। तो जो भारतवर्ष है वह ऑप्शन सही है, कृषि प्रधान देश है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह जाता है कि भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता किसे होती है। तो मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको भोजन, वस्त्र और आवास कहते हैं। तो ये तीनों किसकी आवश्यकताएं हैं, तो ऑप्शन बी सही है, 4 का मनुष्य की। 5 नंबर है, प्राचीन काल में ग्राम जीवन कैसा था। तो जो प्राचीन काल में गांव जीवन क्या था, वो बहुत ही सुखमय था। तो 5 का ऑप्शन ए सही है, सुखमय। प्रश्न नंबर 6 है, पठित पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह, उस पाठ से यह प्रश्न लिया गया है। तो इस पाठ में जो स्वतंत्रता सेनानी है वो है आपका वीर कुंवर सिंह। आइए प्रश्न नंबर 7 है, कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे। तो जो कुंवर सिंह थे वो देवी भक्त थे और आखेट में कुशल थे। तो आखेट में कुशल थे, इसका यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर सी, आखेट में कुशल थे। आखेट यानी कि आखेट कहते हैं शिकार खेलने को, वह शिकार में निपुण थे। प्रश्न नंबर 8 है, 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को अंग्रेजों के एक अधिकारी थे डनवर, जिनको वीर कुंवर सिंह ने हराया था, उसी दिन से 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विजय दिवस, 8 का ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 9 है, वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काटकर किस नदी को समर्पित किया था। तो अंग्रेजों से युद्ध करते समय वीर कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में गोली लग गई थी। तो वीर कुंवर सिंह ने अपने स्वयं की तलवार से अपने हाथ स्वयं से अपना हाथ काट करके और गंगा नदी में समर्पित कर दिया था। तो कहाँ समर्पित किया था, गंगा नदी में। 9 का ऑप्शन बी सही है। आइए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि डनवर नामक अंग्रेज सेनाधिकारी को किसने पराजित किया था। तो डनवर नामक अंग्रेज सेनाधिकारी को वीर कुंवर सिंह ने पराजित किया था। आइए प्रश्न नंबर 11 लिखा है, गीता में जीवन की कितनी अवस्थाएं निर्दिष्ट हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 जीवन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, कौमारम, यौवनम और जरा, यानी कि जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3। 11 का सी सही है, 11 का सी। फिर अनुशासन कब अप्रिय लगता है, जो यह पाठ है। प्रश्न 12 नंबर है, यह किशोराणाम मनोविज्ञानम त्रयोदशा पाठ से है। तो जो बाल्यावस्था नहीं, इसका होगा 12 का सी, यानी किशोरावस्था में सभी को जो अनुशासन होता है वो अप्रिय लगने लगता है, क्योंकि किशोरावस्था में जो बालक या बालिकाएं होते हैं अपने स्वच्छंद वृत्ति चाहते हैं और उनको अनुशासन में रहना अच्छा नहीं लगता। प्रश्न नंबर 13 है, आलस्य मनुष्य का क्या है। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महारिपु। तो आलस्य को मनुष्य का शरीर में स्थित रिपु बताया है। रिपु का अर्थ होता है
शत्रु। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, यानी कि 13 का बी सही है। 14 है, प्रश्न नंबर 14, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। प्रश्न नंबर 15 है, नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या अधिक या ज़्यादा है? तो नगरों की अपेक्षा जो गांव होते हैं इनकी संख्या अधिक होती है, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर प्रश्न नंबर 16 है, अन्वय में कौन सी संधि है? तो अन्वय में अनु प्लस अयह से मिलकर बना है अन्वय, यानी उ का वा हुआ है संधि, यहाँ पर यड़ संधि हुई है, यानी इक का यड़ होता है, उससे कहते हैं यड़ संधि। प्रश्न नंबर 17 है, कदा प्लस एव की संधि कौन सी है? तो कदा एव, आ के बाद ए आएगा तो अय हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी कदयो, 17 का सी। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे वी प्लस आचारा, विचारा, विनया और विकासा, इसमें सब में क्या है? वी प्रत्यय, वी उपसर्ग है, लेकिन वेदः जो शब्द है उसमें वी उपसर्ग नहीं है। तो 18 का जो आपका ऑप्शन सही है डी वेदः। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, अयम किस शब्द का रूप है? जो अयम है वह अदस, किसका है? अदस का रूप है। पुल्लिंग में अयम, स्त्रीलिंग में इयम और नपुंसक लिंग में इदम चलता है इसके रूप, यह किसके है? अदस के रूप है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, भव किस लकार का रूप है? तो जो भव है वह लोट लकार का रूप है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, यानी भव जो होता है यह मध्यम पुरुष का एक वचन है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 21, भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो भू धातु लट लकार में रूप चलता है भवति, भवता, भवन्ति, लेकिन मध्यम पुरुष के एक में बनेगा भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावा, भवामा। तो मध्यम पुरुष में आपका बनेगा भवसी। क्या बनेगा? भवसी। एक वचन में भवसी, द्विवचन में भवसी, भवथा, भवथ रूप चलता है। फिर प्रश्न नंबर 22 है, लेखक से टाप, यानी लेखक प्लस टाप, यानी टाप जो है स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय वह होता है जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करता है। तो लेखक यहाँ पुल्लिंग है, लेखक से जब टाप जुड़ जाएगा तो यहाँ बन जाता है लेखिका, यानी 22 का ए सही है। आइए 23 नंबर, संग्राम पद का अर्थ क्या होता है? तो जो संग्राम पद है इसका अर्थ होता है युद्ध, युद्ध को कहते हैं संग्राम, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, पावकः का संधि विच्छेद कौन सा है? पावकः पौ प्लस अकः, यानी कि 24 का ऑप्शन सी सही है। पौ प्लस अकः बराबर पावकः। आइए 25 नंबर है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो संख्या, पूर्वी, दिगु, जैसा कि हमने पढ़ाया है तो इसमें पंच है, तो पंच संख्या पूर्व वाला उत्तर, यानी जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है। तो यहाँ पर पंचानाम, वटानाम, समाहारा, यानी पंचवटी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? तो हमने भी बताया है कि यदि जिस तुमुन प्रत्यय पहचानने का सबसे सटीक यही फार्मूला है कि उस शब्द के लास्ट में आपको तुम मिलेगा। तो देख लीजिए किस में लास्ट में तुम है? गमनम तुम नहीं है, शोभनीयम में भी तुम नहीं है, पठितवान में भी नहीं है, इसमें है पठितुम में। तो यानी कि तुमन प्रत्यय किसमें है? 26 का बी, पठितुम में। आइए प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, प्रणम में पद में कौन सा प्रत्यय है? जब लेप प्रत्यय पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि यदि पहले उपसर्ग दिखे और बाद में लास्ट में या दिखे तो वहाँ आप लोग लेप लगा दीजिएगा। तो प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से लेप प्रत्यय मिलकर बना है प्रणम में। तो प्रणम में पद में कौन सा प्रत्यय है? आपका लेप प्रत्यय है। आइए प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि सह के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो जब कारक पढ़े तो उसमें पढ़ा था सह, साकम, सार्धम, समम आदि के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 28 का होगा, सह के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी। संप्रति किस प्रकार का पद है? जो संप्रति है वह किस प्रकार का? जो संप्रति है इसका मत होता आज के समय,
जो यह संप्रति शब्द है यह अव्यय है। क्या है? अव्यय है। प्रश्न नंबर 30 है बिलात सर्पा प्रभवति, यानी बिल से सांप बाहर निकलता है। इस वाक्य में कारक का कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो अपादाने पंचमी। कौन सा? अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति लगी। और कारक का सूत्र यदि पूछे तो यहाँ पर लगा है 30 का बी भुआ प्रभवश्चा, जैसे गंगा हिमालय से निकलते हैं, यानी कि जहाँ पर अलगाव हो कहाँ पर कारक लगा है भुआ प्रभवश्चा, यानी प्रभवा से पंचमी हुई तो फिर यानी पंचमी कारक हुआ, फिर अपादाने से पंचमी विभक्ति लगी। तो ये रहे आपके 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके बाद आप लोगों को प्रश्न खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जिसमें 1 से 10 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके 5 प्रश्नों के उत्तर देना था। से गाँवों एवं नगरों की रचना किससे होती है? यह था क्वेश्चन, बहुत आसान थे। ग्रामीण जीवन वरदान है कैसे? आज गाँव में किस प्रकार का संकट दिखाई पड़ता है? यह सब ग्राम्य जीवन से थे और सभी लोग ग्राम्य जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह सब प्रश्न आप लोगों को आसानी से बन गए होंगे। वीर कुंवर सिंह की शासन व्यवस्था कैसी थी? क्या वीर कुंवर सिंह से है? वीर कुंवर सिंह किसके पुत्र थे? किसमें वह निपुण थे? जीवन के प्रति किशोरों को कैसा होना चाहिए? ये किशोराणाम मनोविज्ञानम से है। श्रेष्ठ काल किसे कहते हैं? ये भी किशोराणाम मनोविज्ञानम से है। वर्तमान काल को श्रेष्ठ काल कहते हैं। और जैसे फिर मिथिला में कौन से नृत्य प्रचलित हैं? पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो नाट्यशास्त्र से है। यथश निर्धारणम सूत्र का उदाहरण लिखें। फिर था प्रश्न नंबर संख्या 11 से 25 तक, तो इसमें दीर्घ उत्तरीय थे, जिसमें आप लोगों को 3 प्रश्न देना था जो 5-5 नंबर के थे। धार्मिक दृष्टि से मूर्ति कला का क्या महत्व है? गाँव में आज स्वर्ग की कल्पना नहीं है, कैसे स्पष्ट करें? वीर कुंवर सिंह पाठ का संक्षिप्त परिचय दें, यानी कि वीर कुंवर सिंह के जीवनी के बारे में लिखना है। वर्षा ऋतु पर 7 पंक्तियों का एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। या प्रश्न नंबर 15 था आयादी संधि क्या है? इसके उदाहरण लिखें। ये रहे। इन प्रश्नों का हमने विस्तृत व्याख्या नहीं की है, क्योंकि यदि इनका सबका विस्तृत व्याख्या करेंगे तो प्रश्न जो हमारा है समय वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम लोगों ने या हम सब लोगों ने सिर्फ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे 30, उन्हीं का अध्ययन किया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ने परीक्षा में अच्छा किया होगा। आप सभी को और पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।